नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की मूर्खता की, कांग्रेस का महाराष्ट्र में विद्रोह, बगावत की, उद्धव ठाकरे की परेशानी की और उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रहे विवाद की। आजकल महाराष्ट्र की स्थिति कुछ अच्छी नहीं चल रही है। उद्धव ठाकरे के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है और अब 2.5 साल की सरकार के बाद पहली बार शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को भी अब लगने लगा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना धीरे धीरे ही सही लेकिन अब अंतिम पड़ाव में आ गई है और अगर अभी से नहीं संभाला गया तो फिर महाराष्ट्र से शिवसेना का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए स्थितियां बिगड़ गई है और कांग्रेस दूसरी तरफ अपने कुछ मूर्खतापूर्ण फैसले के कारण पार्टी के अंदर बगावत को न्योता दे दी है, चाहे महाराष्ट्र में हो या फिर राजस्थान में। लेकिन आज बात करेंगे महाराष्ट्र कांग्रेस की। सबसे पहले शुरुआत महाराष्ट्र कांग्रेस की स्थिति से करते हैं, जहां पर अभी बड़े बड़े नेता आला कमान के खिलाफ बगावत के बिगुल फूंक रहे हैं, क्योंकि आला कमान ने ऐसा फैसला लिया है महाराष्ट्र को लेकर जिससे एक तरफ मराठी स्वाभिमान को धक्का लग रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं के बीच खलबली मची हुई है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस को मिली, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मिलजुल कर एक फैसला लिया कि उन्हें उत्तर प्रदेश से किसी नेता को महाराष्ट्र भेजना है। हालांकि महाराष्ट्र के भी एक नेता राज्यसभा के दौड़ में कांग्रेस में शामिल थे और उन्हें भी टिकट दिया गया, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र से नहीं दिया गया बल्कि उत्तर प्रदेश के इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा के टिकट दे दी गई। अब ये महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के लिए बड़ा झटका था। इन लोगों ने मांग शुरू कर दी कि अंतिम दिन तक कम से कम ये फैसला बदल लिया जाए और मुकुल वासनिक को, जिन्हें राजस्थान से राज्यसभा का टिकट दिया है, वो महाराष्ट्र बुला लिए जाएं और इमरान प्रतापगढ़ी को आप चाहें तो राजस्थान से राज्यसभा की दावेदारी के लिए टिकट दे सकते हैं। ये सवाल उठा कांग्रेस के भीतर और पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े नेता, जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, ये सवाल उठाए कि मुकुल वासनिक महाराष्ट्र के नेता हैं और महाराष्ट्र में उनके राज्यसभा जाने से जो उनका फंड होगा उसका उपयोग वो महाराष्ट्र में सही तरीके से करेंगे, राज्यसभा में महाराष्ट्र के मुद्दे को बेहतर तरीके से उठाएंगे, तो उन्हें राजस्थान से टिकट क्यों दिया गया है। और जबकि इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्हें महाराष्ट्र के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसे उत्तर प्रदेश से बुलाकर महाराष्ट्र क्यों लाया गया, ये सवाल उठा और कांग्रेस के कई नेताओं ने पृथ्वीराज चौहान का भी समर्थन किया और आला कमान को चिट्ठी भी लिखी। लेकिन सोनिया गांधी को अब अपने फैसले को वापस लेना एक बेइज्जती महसूस हो रही थी, इसलिए ये फैसला वापस नहीं लिया गया और इमरान प्रतापगढ़ी ने महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन पेपर भर दिया। इसके बाद वहाँ पर जो महाराष्ट्र कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से और उस पद से इस्तीफा देने के बाद आशीष देशमुख ने कहा कि कांग्रेस में जिस तरीके से फैसले लिए जाते हैं उससे अब महाराष्ट्र में कांग्रेस का भविष्य खतरे में पड़ गया है। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर फिर से बगावती बू आ रहे हैं और आला कमान के खिलाफ अब बड़े बड़े महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भी उभर कर सामने आने लगे हैं। इसलिए स्थितियां कांग्रेस के लिए गड़बड़ हो रही है, जैसे कि राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। लेकिन यहां बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं तो कांग्रेस के बाद बात करेंगे उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी परेशानी की, क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे अपने उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर
समझ में उन्हें नहीं आ रहा है कि आखिरकार फैसला लिया क्या जाए। वो धर्म संकट की स्थिति में फंस गए हैं। उन्हें न तो भरोसा कांग्रेस के ऊपर है, न ही शरद पवार के एनसीपी के ऊपर है, और न ही अपने पार्टी के विधायकों के ऊपर, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक तरफ संजय राउत को उन्होंने राज्यसभा भेज दिया, तो दूसरी तरफ दूसरे जो संजय हैं यानी संजय पवार को लेकर कन्फ्यूजन बरकरार है। और अब लगभग उद्धव ठाकरे को यह विश्वास हो गया है कि राज्यसभा में संजय पवार का जाना नामुमकिन है। इसीलिए पूरी शिवसेना की फौज जो उद्धव ठाकरे के वफादार हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं। यानी कि इन लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों के खरीद फरोख्त करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो उद्धव ठाकरे के ऊपर उठता है कि आखिरकार उनकी सरकार 3 पार्टियों की सरकार है, उन्हें निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन सरकार में है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भरोसा नहीं है कि जो उन्होंने दूसरा कैंडिडेट उतारा है राज्यसभा के लिए मैदान में, उनकी जीत होगी। जबकि उन्हें केवल 15 दूसरे विधायकों की ज़रूरत है। उनके पास 27 वोट हैं और ये लगभग तय है कि अगर एनसीपी कांग्रेस के अलावा जितने विधायक निर्दलीय हैं और छोटी पार्टियों के हैं, वो विधायक अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी को समर्थन देते हैं तो उनका नेता चुनाव जीत जाएगा। क्योंकि 11 पार्टियों का जो छोटी छोटी पार्टियां महाराष्ट्र में है, उसका समर्थन अभी महाविकास अघाड़ी की सरकार को मिली हुई है और उनके विधायकों की संख्या 16 है, जबकि केवल 15 विधायकों की जरूरत उद्धव ठाकरे को है अपने दूसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए। लेकिन उद्धव ठाकरे को न तो उन 16 विधायकों के ऊपर भरोसा है और न ही एनसीपी के जो अतिरिक्त वोट हैं उसके ऊपर भरोसा है। इसके लिए उद्धव ठाकरे ने शरद पवार का दरवाजा भी खटखटाया और बोला है कि अगर एनसीपी का कोई विधायक क्रॉस वोटिंग करता है तो समझ लीजिए कि आगे के गठबंधन के लिए ये खतरे की घंटी है। यानी उद्धव ठाकरे ने अब पहली बार शरद पवार को एक चुनौती दी है, धमकी दी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस बीच शरद पवार से पूरी तरह से प्रभावित हो चुके थे और अपने जो भविष्य के सियासी जो फैसले हैं उसके लिए भी शरद पवार पर निर्भर हो गए थे। शरद पवार के कहने पर वो अब तक नवाब मलिक को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके रखे हैं, जबकि नवाब मलिक शिवसेना के ताबूत में आखिरी कील का काम करने वाला है। अभी चुनाव का समय बाकी है और चुनाव आने में थोड़ा समय है, इसलिए नवाब मलिक का सिर्फ एक पहलू भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने ला रही है। जिस समय चुनाव का आएगा उसके बाद नवाब मलिक के कुछ जो परतें खुलेगी, उसका एनसीपी से कनेक्शन के साथ साथ शिवसेना के ऊपर उसके लिए हमला किया जाएगा, क्योंकि नवाब मलिक केवल भ्रष्टाचार का एक उदाहरण नहीं है बल्कि आतंकवाद का कनेक्शन भी उसका सामने आ चुका है। और मुंबई के सीरियल ब्लास्ट में, मुंबई धमाकों में जिस दाऊद इब्राहिम के गैंग का हाथ था, जिसके कारण दाऊद इब्राहिम को भारत छोड़ना पड़ा, जिसके लिए बाला साहब ठाकरे ने लंबा समय तक संघर्ष किया, जिसके लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना का एक एक कार्यकर्ता इमोशनली जुड़ा हुआ है इस मामले को लेकर कि मुंबई में जब धमाके होते थे तो हर घर से ऐसी आवाज़ आती थी कि अब दरवाज़ा से बाहर जाने के बाद फ़ोन की घंटी खड़कती है कि वो वापस आएगा कि नहीं। उस आतंकी साजिश में नवाब मलिक शामिल है और ये मामला चुनाव के समय उठेगा, जिसका लगभग संकेत उद्धव ठाकरे को भी मिल गया है। लेकिन इसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के कहने पर नवाब मलिक को अब तक अपने मंत्रिमंडल से बाहर नहीं निकाला है। और अब जब राज्यसभा की बात आई, एक उम्मीदवार की बात आई, तो उद्धव ठाकरे को
चैलेंज करना पड़ा, धमकी देना पड़ा शरद पवार को, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अब लगने लगा है कि अगर ये राज्यसभा का एक सीट गया और उसके बाद जो स्थितियां बदलेगी उससे शिवसेना के लिए मुश्किलें खड़ी होगी। शिवसेना के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है, क्योंकि शिवसेना ने 2 उम्मीदवार पहले खड़े कर दिए थे और जब महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई उस समय भी शरद पवार की पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबने उद्धव ठाकरे को इसीलिए इस बात के लिए विश्वास दिलाया कि आपकी पार्टी का एक और उम्मीदवार जीत सकता है, क्योंकि इन लोगों को भी उद्धव ठाकरे को औकात दिखानी थी कि अभी ज़्यादा छटपटाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कुर्सी और आपकी प्रतिष्ठा दोनों हम दोनों के हाथों में है। इसीलिए इन लोगों ने भी उद्धव ठाकरे को प्रवोक किया और जब भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा तो उसके बाद ही उद्धव ठाकरे को अपनी औकात का पता चल गया और फिर कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं को अपने साथ जोड़े रखने के लिए इन दोनों पार्टियों के नेताओं को भी धमकी देने लगे उद्धव ठाकरे। तो ये स्थितियां बन रही है। कांग्रेस एक तरफ से बगावती सुर में उसके नेता चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे परेशान बौखलाए हुए हैं कि राज्यसभा का परिणाम आने के बाद शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी तीनों पार्टियों के बीच खलबली मचेगी, तीनों टकराएंगे। कांग्रेस के अंदर से आंतरिक कलह पैदा होगा तो दूसरी तरफ शिवसेना और एनसीपी के बीच दूरियां फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग तो होना ही है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस धनंजय महादी को उम्मीदवार बनाया है उसका पुराना नाता एनसीपी के साथ है। एनसीपी के सांसद भी वो रह चुके हैं, इसलिए उद्धव ठाकरे और भी घबराए हुए हैं कि अब उनका हारना और बेइज्जत होना लगभग तय है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।